दिस दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज़। यानी लास्ट वीडियो में हम बता रहे थे आपको कि दक्षिण अमेरिका का देश चिली जो था, वहाँ पर एक पिनोचे नाम के डिक्टेटर हुए, और ये जो डिक्टेटर हैं आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इन्हें इलेक्टेड नहीं किया गया पीपल के द्वारा। दिस इज़ ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज़। इसी प्रकार की जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होती है मोनार्चीज़ में। अब आप कहोगे कि मोनार्चीज़ क्या होते हैं। मोनार्चीज़ मीन्स होता है राजतंत्र। जैसे हमने अभी जो अपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से एक एग्ज़ाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के राजा थे लुई 16, और लुई 16 मोनार्चीज़ को हम कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र मीन्स राजा के द्वारा चलाया जाने वाला शासन तंत्र। अच्छा, अपने देश फ्रांस में क्योंकि ये बहुत ही डेस्पोटिक पावर यूज़ करते थे, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर नहीं थे। इन्हें इनके देश में लोग पसंद नहीं करते थे, और इनकी जो रानी थी प्रिंसेस मैरी एंटनी, उन्हें भी लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो राजकाज में इंटरफेयर किया करती थी और पार्शियलिटी किया करती थी, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते थे। ये एक अलोकप्रिय राजा थे जो कि बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीने पर अपना सारा धन व्यय करते थे, अपने कोर्टिसंस पर, आर्मी पर, और बहुत सारे फिजूल खर्ची करते थे। तो इस तरह से इनको पसंद नहीं किया जाता था। तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसे राजतंत्र कहा जाता है। तो इसी प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो मोनार्चीज़ में भी अप्लाई होती है। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया आर नॉट Saudi Arabia rule not, sorry. The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. यानी इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया एक देश है खाड़ी देशों में जो बहुत ही प्रसिद्ध देश है। उस देश में भी क्या होता है कि रॉयल फैमिली में पैदा होने के कारण जो व्यक्ति रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं उनमें से ही किसी व्यक्ति को वहाँ का शेख या राजा बनने की राजा वहाँ पर बनाया जाता है, राजा मनोनीत किया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी पीपल्स की कोई रोल नहीं होती, उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिकेट। इसलिए ये जो सिंपल डेफिनेशंस हैं ये एडिकेट मीन्स व्यवस्थित नहीं है। इट इज़ रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। यानी ये परिभाषाएं केवल हमें याद दिलाती हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स के द्वारा चलाया जाने वाला, ऑपरेट किया जाने वाला एक रूल है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन ये एक अनथिंकिंग मैनर है कि हम इससे केवल डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ तो सकते हैं, बट दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। लेकिन कुछ चीज़ें हमें मिसलीड करती हैं, एज वी शाल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जो कि हमें आगे जाकर चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर है कि दैट इज़ वाई we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one। यानी इसका मतलब है कि we can do say by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government। यानी इस डेफिनेशन में जिन शब्दों का चयन किया गया उनको अगर हम बहुत ही सावधानी पूर्वक ढंग से स्पेल करें तो हमें पता चलेगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं उनमें ऑपरेट की गई जो गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन्स की भूमिका क्या होती है, उनको उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इस तरह की बात है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के फीचर्स। तो यहाँ पर भी सेम वही डेफिनेशन है जो प्रीवियस पार्ट ऑफ चैप्टर में दी गई थी कि वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर वही डेफिनेशन है कि दिस रेजेज मेनी क्वेश्चंस। लेकिन
इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हु आर द नंबर वन, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? कौन है वो रूलर्स जिन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? यानी किसी भी लोकतंत्र में सरकार में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स होते हैं किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? यानी ऐसे कौन से निर्णय हैं जो कि डेमोक्रेसी में रहते हुए इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं नॉन ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पर यानी उनका उपयोग करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? यानी किस प्रकार के चुनावों को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड? क्या कंडीशंस होती हैं जब एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है? कि फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, की कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण कि हम इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं? नंबर थर्ड कहता है कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? यानी कौन है वो लोग जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और कौन वो रूलर हैं जो यानी सारी प्रक्रिया को करते हैं? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? कि क्या जो सिटीजन्स हैं उनके साथ जो कुछ भी किया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, क्या वो इक्वल बेसिस पर होता है? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है वो उठती हैं। फिर उसके बाद है कि फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कि किस प्रकार की सरकार होती है जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं? कैन यू इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन ए डेमोक्रेसी? किस प्रकार के शासक होने चाहिए जिन्हें हम लोकतंत्र में देखना चाहते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? यानी इस प्रकार की जो सरकारें हैं उनके काम करने की क्या कोई लिमिट्स होती हैं? इज़ इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी? यानी क्या ये भी ज़रूरी है एक लोकतंत्र में कि टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि वो सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करें? लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कि आइए अब हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ बातों को समझने का प्रयास करें। तो पेज नंबर है 4 एंड हमारा टॉपिक है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके द्वारा लिए गए मेजर डिसीजंस। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप। जनरल जो है वो परवेज़ मुशर्रफ एक जनरल थे सेना के पाकिस्तान में, और जनरल उनका डेजिग्नेशन था। लेड अ मिलिट्री कूप, मिलिट्री मीन्स होता है सैनिक, और कूप COUP, कूप मीन्स होता है षड्यंत्र। तो उन्होंने यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक सैन्य षड्यंत्र रचा अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार थी उसे ओवरथ्रू मीन्स उस षड्यंत्र के तहत उखाड़ फेंका। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को स्वयं को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, बाद में उन्होंने अपने उस पद को भी चेंज कर दिया टू प्रेसिडेंट, और अब वो प्रेसिडेंट बन गए थे। एंड इन 2002 यानी वर्ष 2002 की बात है, हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। क्योंकि उनका इंटेंशन सही नहीं था, वो डेजिग्नेशन चेंज कर रहे थे, उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि एक रेफरेंडम जो था उसका यूज़ करते हुए देश में उनका जो टेनर था, जो कार्यकाल था, उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि उनको और अधिक पर्याप्त समय मिल जाए, जिससे कि वो जिन इंटेंशंस को लेकर आए थे उन इंटेंशंस को अच्छे से फुलफ़िल कर सकें। तो 5-year एक्सटेंशन ले लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud। अब क्या हुआ कि उनके जो भी उन्होंने किया इस तरह के उनके कार्य से पाकिस्तान का मीडिया भी नाखुश था, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी वहाँ पर
जो मानवाधिकार संगठन थे वे भी इससे नाखुश थे, एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट यानी कि लोकतंत्र को लेकर जो कार्यकर्ता थे जो वहाँ सक्रिय थे वे सभी इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने उनके इस प्रकार के इंटेंशन को मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड मीन्स एक धोखा करार दिया। इन अगस्त 2002, उसी वर्ष 2002 में अगस्त में ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ताकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकें, तो उसके लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके माध्यम से पाकिस्तान का जो संविधान था उसको अमेंड किया गया। अमेंडमेंट मीन्स होता संशोधन या सुधार। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, यानी इस ऑर्डर को इस ऑर्डर को लाने के बाद द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी उनको एज प्रेसिडेंट उनके राइट्स जो थे उनमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गए, उनके जो पावर्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए, और उन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी उनको डिसमिस करने की पावर अपने हाथ में ले ली। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब क्या हुआ कि वहाँ के सिविलियन के लिए काम करने वाली जो कैबिनेट थी, अब उसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता था, उसे भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ या प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के गाइडलाइंस के थ्रू ही काम करना था, उनके अंडर काम करना था, उन्हीं के डोमिनेशन में काम करना था, यानी बाय मिलिट्री ऑफिसर्स के तहत काम करना था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, यानी इस लॉ के आने के बाद, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। देश में जो इलेक्शंस वहाँ पर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के हुए, सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान में चुनाव हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। अब क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज में चुनकर आए हुए जो नेतागण थे उनके पास नाम मात्र के पावर रह गए थे। बट क्यों रह गए थे? क्योंकि बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, क्योंकि जो पावर्स एक्चुअल पावर थी वहाँ की, वो पावर या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी और वास्तविक रूप से जो पावर थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास पहुँच गई। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी स्पष्ट होता है इन कारणों से कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिस समय पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान का लोकतांत्रिक समय नहीं कहा जा सकता। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, लेकिन हम यहाँ पर एक बात पर फोकस कर सकते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, कि क्या हम कह सकते हैं कि जिन शासकों को पाकिस्तान में चुना गया क्या वाकई में उनको लोगों के द्वारा चुना गया था? नॉट क्वाइट, पर्याप्त नहीं है। पीपुल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि वहाँ के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना तो था टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स, लेकिन वे रियली में रूलर नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, क्योंकि वे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद परवेज़ मुशर्रफ, क्योंकि अब वहाँ की जो एक्चुअल पावर थी वो या तो आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में थी या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्चीज, यानी इसी तरह की व्यवस्था दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों, अलोकतांत्रिक यानी डिक्टेटर्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, या फिर मोनार्चीज़ में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है जहाँ शासक केवल अपने मन की बात करते हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, यानी कि वहाँ पर चुनाव भी होता है औपचारिक रूप से, वहाँ पर संसद भी होती है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम तो